प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। अपनी आगामी फिल्म ग्राउंड जीरो और उसमें कश्मीर के उल्लेख के बारे में बात करते हुए अभिनेता इमरान हाशमी ने कहा, यहाँ कई प्रतिभाशाली लोग एक शाम शिव शक्ति के नाम कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और गायक कैलाश खेर। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार जारी। हिंदू नेता भवेश चंद्र का अपहरण कर बेरहमी से पीटकर की हत्या। यूक्रेन युद्ध का विरोध करना युवती को पड़ा भारी। अदालत ने दरिया कोजीरेवा को 2 साल 8 महीने की सुनवाई, जेल की सजा। रूसी सेना को बदनाम करने का लगा आरोप। आईपीएल के 18वें सीजन में आज एक दिन में खेला जाएगा 2 मैच। दिन के पहले मैच गुजरात टाइटंस का दिल्ली कैपिटल से होगा सामना। मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। हेडलाइंस के बाद चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर बिहार के दरभंगा से है, जहां बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया है। ममता बनर्जी का पुतला दहन करने के साथ ही आक्रोश यात्रा मंच भी निकाला गया। जिला दरभंगा के तत्वाधान में ममता बनर्जी की दोहरी नीति की घोर निंदा करते हुए आक्रोश मार्च निकालकर विरोध जताया गया। यही हिंसा किया था जिसको डायरेक्ट एक्शन बोलते हैं। हिंदुओं की लाशों से कलकत्ता को पाट दिया था उस कमीने ने। आज ममता बनर्जी हिंदू मुस्लिम लड़ाई लड़ा के केवल अपनी राजनीति की रोटी सेक रही है और कुछ नहीं। बातें करती है मानुष हिंद सब किया, जब जीत जाती है तो केवल मानुष कौन है? मुस्लिम है मानुष। नहीं चलेगा। बांग्लादेश से गुंडा सबको बुला के मंगाती है और मदद करवाती है, सबको वापस भिजवा देती है। मैं तो यही बोलूँगा कि ये हक है कि दौलत हमारी, ये हक है कि दौलत हमारी किसी के बाबा का जड़ नहीं है। ये मादरे वतन हिंदुस्तान है हमारा, किसी की खाला का घर नहीं है। आज क्या कार्यक्रम था? हिंदू से आप क्या चाहते हैं? आज क्या मैं बोलना चाहता हूँ कि ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को दब के काम नहीं करना चाहिए। उसके पास पूरी पावर है, पूरा प्रशासन है, जनता ने उसे मैंडेट किया है। मैं पूछता हूं, आप क्यों नहीं उसे बर्खास्त करते हैं? ऐसा कर्मकांड ममता बनर्जी बार बार कर चुकी है। किस बात की माफी देते हैं साहब उसको? आपको मैं बस यही कहूंगा, एक उक्ति याद आती है इसमें, एक उक्ति याद आती है कि नारी को शर्म, बनिया को नरम, राजा को गरम होना चाहिए। और एक गीत की पंक्ति याद आ रही है, देख तेरे भगवान, देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। हर हर सियापति रामचंद्र की जय। आप अपना नाम बता दीजिए। जय भवानी। आज क्या कार्यक्रम? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बंगाल में जो अत्याचार हो रहा है, लाखों संख्या में वहाँ के हिंदू के घर को जला दिया गया है, उनकी दुकान को, उनकी व्यवसाय को नष्ट कर दिया गया है और लाखों लोग बंगाल से पलायन की ओर, झारखंड बिहार की ओर बढ़ रहे हैं। और वहाँ की ममता बनर्जी की तानाशाही सरकार ने वहाँ एक तरफा काम किया है। हिंदू को यहाँ तक अत्याचार हुआ कि एक हिंदू भाई 2 लाख रुपये रखे हुए थे बेटी के विवाह के लिए, उसको जला दिया गया। इसके निर्ममी और इस सरकार को भारत सरकार के द्वारा तुरंत बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू हो। ममता बनर्जी की दोहरी नीति का विरोध है। मैं राजीव प्रकाश मधुकर दरभंगा के धरती से ममता बनर्जी को खुली चुनौती देता हूं कि अपनी जो दोहरी नीति है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो तुम कर रही हो, इसे अविलंब बंद करो। नहीं तो आ रहा है वह समय कि हर देश से बजरंगी युवा, हिंदू युवा के लोग बंगाल में जाएगा और तुम्हारी तख्ती को पलट देगा। और मैं बता देता हूँ, CNRC का जो संशोधन बिल भारत में आया है, उस बिल की जो आक्रोश तुम उतरवा रही हो बांग्लादेशी गुंडा को बुलाकर डैन, ये तुम्हें बहुत जल्द इसका जवाब भीड़ का जवाब भीड़ से देंगे
और शस्त्र का जवाब शस्त्र से देंगे। यह तुम याद रख लो। आने वाला समय बहुत जल्द आ रहा है। हिंदू नरम है, बहुत जल्द गर्म होगा। तो तुम्हारी औकात अकबर अली मोहम्मद की औकात नामुस्तमिस्तान मिटा देंगे। ऐसा मैं आपको खुली चुनौती देता हूँ। बंगाल की ममता बनर्जी, तूने जो की है बांग्लादेश से गुंडा को बुलाकर और वहाँ हिंदुओं के नरसंहार की है, हिंदू महाबहन की जो तूने इज्जत की साथ खिलवाड़ की है, इसका बहुत ही दुर्व्यवहार दुर्भाग्य तुम्हारे लिए होगा। आप केंद्र से क्या चाहते हैं? मैं केंद्र सरकार के विचार को भी मैं निंदा करता हूं, क्योंकि अभी तक माननीय नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार की घटना हुई और अभी तक वहां राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ। यह दुर्भाग्य है कि हर समय बंगाल जैसे देश में हमारे वहां के हिंदू माँ बहन युवा साथी वहां जो भी रह रहे हैं वो सुरक्षित है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सनातनियों को यह कहना चाहता हूं कि आज कल तो बांग्लादेश में हुआ, आज आपके बंगाल भारत देश में हो रहा है, बहुत जल्द आपके घर में होगा। आप जो यह पूंजीपति कमाने के चक्कर में और बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं, यह पैसा दूसरे का है और यह बिल्डिंग में जो रहने का जो तैयार हो रहे हैं वह भी दूसरे का है। इसलिए हर हिंदू को निकलना चाहिए, इसका आक्रोश व्यक्त करना चाहिए और बांग्लादेश सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। इसलिए यह जो आज हम लोग ने निकाला है आक्रोश यात्रा मंच के तत्वाधान में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं सभी अनुसांगिक संगठन के दल के द्वारा आज आक्रोश व्यक्त करते हुए डैन ममता बनर्जी का पुतला दहन का कार्यक्रम दरभंगा टावर पे आक्रोश मार्च रैली में बाजा बंद करो। आज के आक्रोश मार्च रैली में दरभंगा के महात्मा गांधी के प्रतिमा के समक्ष दरभंगा टावर पर ममता बनर्जी का पुतला दहन के कार्यक्रम में जितने सनातनी धर्मियों लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हमारे मान्यवर रवि पटवा जी, विजय जी, पिंकू जी, मधुकर जी, अन्य लोग जैसे फौलादी आदमी इस आक्रोश मार्च रैली के माध्यम से ममता बनर्जी को इस्तीफा देने का ऐलान करती है। और भारत सरकार चाहे तो इस पर आकलन करके इस पर राष्ट्रपति शासन लागू करे। ममता बनर्जी को या तो हिंदुस्तान छोड़ना पड़े या कहीं जाना पड़े, चाहे बांग्लादेश चला जाए या पाकिस्तान के गली में अपना शरण ले ले, लेकिन हिंदुस्तान को छोड़े। यह हमारा फौजी का आवाज है। और यह जैसे है भामाशाह के पुत्र लोग हैं यहाँ, जिन्होंने अकबर साम्राज्य को परास्त करके महाराणा प्रताप की इज्जत को बचाया था। वो पहला सनातनी हिंदू थे, भामाशाह, जो अपना दानवीर होकर के परास्त किया था। उसी प्रकार से वीर शिवाजी बैरम खां को अपनी बाघ के नखा से उनको खत्म किया था। ऐसे सनातनी धर्म के लोग भी हमारे बीच में भामाशाह, हमारे यहाँ छत्रपति शिवाजी लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो आज के दिन में मैं ऐलान करता हूँ कि हमारे देश के फौजी भी, हमारे देश के सनातनी धर्म भी आक्रोश करती है। ममता बनर्जी दोनों हाथ खड़ा करो और इस्तीफा दो, भारत से निकल जाओ, बंगाल देश में शरण लो। नाम बता दीजिए। महेंद्र साहब, पूर्व सैनिक सेवा परिषद संगठन महामंत्री बिहार प्रदेश और भामाशाह शक्ति मंच के। अगली खबर ओडिशा के पुरी से, जहां राज्यपाल हरिबाबू कुंभमपति ने सर्किट हाउस में जिले के विधायक एवं सांसद को साथ लेकर एक स्पेशल रिव्यू बैठक की। इस बैठक में जिले के जिलापाल सिद्धार्थ शंकर स्वाइन एवं एसपी विनीत अग्रवाल सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से खबर सामने आ रही है, जहां एक जन सेवा केंद्र संचालक पर गंभीर आरोप लगे हैं। जन सेवा केंद्र संचालक पर एक युवक ने आरोप लगाया कि यश डिजिटल जन सेवा केंद्र के मालिक ने उससे ऐप डाउनलोड करवाया और
फोन पे का OTP पासवर्ड अपने पास सेव करके रख लिया। युवक को बिना बताए उसका ATM कार्ड बनाकर उसके खाते में गलत तरीके से लेन देन किया गया। युवक ने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस से कर न्याय की गुहार लगाई है। हापुड़ में एक युवक के साथ डिजिटल फ्रॉड किया गया, जहां एक युवक से किसी ने ऐप डाउनलोड करवाया। जन सेवा केंद्र के मालिक ने उससे एक ऐप डाउनलोड करवाया, जिसके बाद उसके फोन पे OTP आया। OTP के जरिए उसके खाते से बिना उससे पूछे लेन देन की गई। सूरज रस्तोगी। सूरज जी, क्या मामला हुआ आपके साथ, ये बताइए। मैं अपने फ़ोन पे चालू करवाने गया था, तो मैं फ़ोन पे चालू करवाने गया था, तो उन्होंने कहा कि एक आधार कार्ड और फोटो लग चाहिए। किसने कहा? कुलदीप कुमार ने। अच्छा, क्या चलाते हैं कुलदीप कुमार, क्या करते हैं? डिजिटल जन सेवा केंद्र। अच्छा, ठीक है, फिर उसके बाद बताओ। फिर उसके बाद उन्होंने जो फ़ोन पे चालू कर दिया, ठीक है। फिर जो वो बोले कि तुम्हें महीने में 4 दिन आना पड़ेगा हमारे पास। ठीक है, हम चले गए, तो फिर हमारे में शुरू में तो 5,000 रुपये गिरे। फिर उसे उन्होंने जो वापस निकाल लिए, लेन देन होगा कि महीने में 4 दिन तुम्हें आना पड़ेगा। ये बताओ कितने पैसे अब तक आपके खाते में लगे? जब से शुरू करा, जब तक लेकर 1,000 रुपये आ चुके हैं, और उन्होंने जो जैसा गया था 1,000 रुपये वो निकाल लिया था। और कल मैसेज भी आया था, उसमें लिखा कि सूरज भैया तुम्हारी ये नोटंकी नहीं चलेगी। हाँ। नोटंकी नहीं चलेगी। और वहीं पार्टी के सांसद रणजीत लाल सुमन से मुलाकात के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान और उसके तहत हमें मिले अधिकारों का पालन करते हुए आगे बढ़ेगी। तलवार लहराने वालों और गाली गलौज करने वालों पर कार्रवाई होगी। पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को और जो हमें लोकतंत्र में अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा है अपने संविधान पर और कानून पर। जिन्होंने तलवारें लहराई, जिन्होंने सुना है कि बहुत सी तैयारी के साथ कुछ रख कर के लाए थे, और जिन्होंने गालियां दी हैं जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग कानून मानने वाले लोग हैं, बीजेपी कानून मानने वाली नहीं है। बीजेपी अधिकारों को छीनने वाली है, संविधान पे चलने वाली नहीं है। राणा सांगा वर्सेस बाबर की लड़ाई का अंत आज हम माने की आगरा से हो चुका है। समाजवादी पार्टी दलित विरोधी हॉस्पिटलों के नाम राणा सांगा वर्सेस बाबर की इस लड़ाई का अंत समाजवादी पार्टी यहाँ से कर दे रही है। आज देखिए, मोटा मोटा इतिहास में जाना चाहिए। राजपाट आए चले गए, कभी किसी का राज था, मुगलों ने राज कर दिया, फिर मुगलों का राज चला गया, अंग्रेजों ने राज कर दिया, फिर हम सब हिंदुस्तानी मिलकर के अंग्रेजों को हटा दिया, अब फिर हम सब लोगों को मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का। सर, योगी जी आगरा आए तो उनके द्वारा बताया गया कि अम्बेडकर हॉस्पिटल का नाम बदल दिया गया था, वो दलित की राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? पहले तो एक बात दिमाग में आप डाल दो, योगी जी को कुछ नहीं आता। आपको याद है उन्होंने सदन में कहा था 46 में 56, याद है आपको? 46 में 56। वो जीरो को जानते नहीं, जीरो क्या होता है। वो अंडा और जीरो को जानते नहीं है। और अगर संविधान को जाना होता है तो क्या वो डंडे की बात करते हैं? क्या वो डंडे की बात करेंगे? क्या विधानसभा में ये अगर ठोक दो, और ठोक दो का असर क्या हुआ? आपको याद होगा, एक वाल्मीकि नौजवान थाने में मार दिया गया था पीट करके। आजमगढ़ में एक दलित, उसको इतना मारा, और देखिए पुलिस को बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कहा कि उसने फांसी लगा दी। और फांसी किससे दिखाई पुलिस ने? नाड़े से और पत्ती रस्सी से। अभी एक उपाध्याय, गरीब ब्राह्मण, बस्ती में पीट करके मार दिया गया थाने में।
तो ये ठोको नीति का असर नहीं है। सच्चाई ये है, ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में भोले भाले लोग तलवारें लेकर के निकले। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। छोटे से ब्रेक के बाद आपका बुलेटिन में फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश चंपाल क्षेत्र में पर्यटन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, कल वन विभाग की समीक्षा में हमने चंबल अंचल में चीता परियोजनाओं के अगले चरण के लिए काफी प्रबंधन जुटाने का प्रयास किया, खासतौर पर रोजगार की दृष्टि से। बीते कल हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की समीक्षा में जो चंबल अंचल में रोजगार की दृष्टि से खास करके चीता प्रोजेक्ट के अगले चरण के लिए काफ़ी प्रबंधन जुटाने का प्रयास किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक आपने अपील भी दायर की, जिसमें सफारी बनाने के लिए वहाँ से रिक्वेस्ट की जा रही कि हम यहाँ एक सफारी भी बनाए और पर्यटन के माध्यम से लोगों को रोज़गार मिले, व्यवस्थाएं जुटे। जो ये मूल प्रोजेक्ट की भावना थी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि चंबल अंचल ने वो गौरव हासिल किया जो पूरी दुनिया में नहीं हुआ। चंबल अंचल की फॉरेस्ट सफारी में खास करके चीता प्रोजेक्ट में जो बच्चों के लिए चीता, एडल्ट चीता द्वारा अपने परिवार बढ़ाने का जो प्रोजेक्ट सफल हुआ, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ। इनकी सफलता का ग्रोथ रेट भी 80% से ऊपर है, 80% से ऊपर है। ऐसे में भारतीय आबोहवा में, चंबल की आबोहवा में चीता के परिवार बड़े हैं। इसलिए कल मैं अगले दिन 20 तारीख को यहीं के कुछ चीता, 2 नर चीता हम गांधी सागर में छोड़ते हुए इस प्रोजेक्ट का अगला चरण लेके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ हमारे श्योपुर में, मुरैना में आवागमन की सुविधा के लिए नई सड़क का विस्तार, हेलीकॉप्टर से भी पर्यटकों को लाने ले जाने की व्यवस्था, कुल मिलाकर के जो इसकी मूल भावना थी कि ये पर्यटन का बड़ा केंद्र बने, रोजगार का लोगों को काम धंधा मिले, व्यवस्था मिले। इसलिए औद्योगिकरण के लिए भी हम काम कर रहे हैं, पर्यटन को भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सभी क्षेत्रों, माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी का ये गृह जिला भी है और हमारा भी फर्ज है कि हम चंबल के अंदर सभी प्रकार की अनुकूलता के लिए काम करें। मेरी अपनी ओर से बधाई। वहीं दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में शुक्रवार देर रात 2:30 बजे 4 मंजिला बिल्डिंग ढह गई। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अभी भी 10 से ज्यादा लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। पुलिस के मुताबिक हादसे में 22 से ज्यादा लोग मलबे में दब गए थे। इस हादसे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दुख जताया है। हाँ, एक बहुत ही दुखद घटना हुई है मुस्तफाबाद विधानसभा के मुस्तफाबाद वार्ड में, और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो जानकारी मिल रही है उसमें बहुत ही चिंताजनक स्थिति में लोग उसमें दबे हैं। हम पहले कोशिश कर रहे हैं कि उसको रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाए, लोगों को निकाला जा सके, मलबे हटाए जा रहे हैं। जैसे जैसे जानकारी आएगी वो देंगे मीडिया के थ्रू सबको। लेकिन ये घटना दुखद भी है और अलार्मिंग भी है। जो मुझे पता चल रहा है कि बहुत ही पतली दीवार पे 4 मंजिल बिल्डिंग बन गई थी और अचानक से गिर गई। तो लोगों को सावधान रहना चाहिए। ऐसी घटनाओं से एक संदेश ये भी जाता है कि हम अपना घर इतनी जल्दी जल्दी में बना लेते हैं, बिना किसी तैयारी के बना लेते हैं और उसका ये खामियाजा हो जाता है। पीछे अभी एक और बिल्डिंग गिर गई थी बुराड़ी में। तो लोग इससे सीख भी लें और पहले इसको
जो लोग दबे हैं उनको हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में ऐसी कई सारी मंजिलें हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ये जांच का विषय है? 100% इसमें जांच होगी ही, लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है कि बनाने वाले लोग इतने उदासीन क्यों हैं अपने घर को लेकर के। जहां तक मुझे पता चल रहा है कि ये 4 इंच की ही 5 इंच की दीवार पे 4 मंजिल बिल्डिंग बन गई थी। तो जो लोग बनाए वो कम से कम बिल्डिंग को सुरक्षित तो बनाए। और ये एक बहुत बड़ा बिल्डिंग में, एक दिल्ली में बिल्डिंग बनाने में इतना बड़ा करप्शन है कि वो सब का ये असर है। और मुझे दुख इस बात का होता है कि लगातार ऐसी बिल्डिंग गिरती है, लोग छुप छुपा के अपनी बिल्डिंग बनाते हैं। बिल्डिंग बनाने के लिए इलीगल तरीके से पैसा लिया जाता है और इतनी बड़ी दिल्ली के इतने अधिकारियों होने के बाद भी 10-12 साल फिर 27 साल तक कोई इस पे कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग अभी बीजेपी की सरकार बनी है, इनके तह तक जाना चाहिए और कौन वो लोग हैं जो इस तरह से रिश्वत लेकर के बिल्डिंगें बिना किसी प्रावधान के बना देते हैं। उनकी शिनाख्त भी होनी चाहिए और किसी से भी जुड़े हों उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी एक मैसेज जाता है। तो अभी आपने सुना मनोज तिवारी को कि किस तरह उन्होंने इस घटना को लेकर दुख जताया है। बता दें कि मलबे में एक व्यक्ति को बचा लिया गया है और उसे अस्पताल भेजा गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियां मुस्तफाबाद इलाके में खोज और बचाव अभियान चला रही है। वहीं अब आपको सुनाते हैं कि पूरे मामले को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कहा। देखिए, ये बहुत ही सेंसिटिव विषय है कि जिस तरीके से ऐसी कमजोर बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है, उसकी सारे नियमों को ताक पे रख करके इस तरह की भवन निर्माण में जो अधिकारी दोषी हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्टर या जो बिल्डर उसमें लगा है उसको भी सजा मिलनी चाहिए। और ये इतनी जिस तरह की बिल्डिंग्स यहाँ पे पूरे के पूरे शहर में हैं, उन सब को नोटिफाई करके उन पे एक्शन होना चाहिए। इस तरह से जिस दुर्घटना होने के कारण लोगों का मारा जाना, क्षतिग्रस्त होना हम सब के लिए बड़ा पीड़ादायक है और प्रशासन को पूरी तरीके से ताकीद किया गया है। दोषी लोगों को सजा मिलनी चाहिए और परिवार को मेरी ओर से सांत्वना है। अगली खबर का रुख करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत कक्षा 1 से 5वीं तक मराठी और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य कर दिया है। लेकिन इस फैसले ने भाषा के सम्मान से जुड़ी बहस को फिर से गर्म कर दिया है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने इस फैसले का विरोध किया। उनका कहना है कि मराठी राजभाषा है और यहाँ हिंदी भाषा सिखाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी है मुख्यमंत्री, वो अपनी राजनीति भाषा के आड़ में करना चाहता है। सबसे पहले वो अपने आप को समझ लेना चाहिए कि मैं महाराष्ट्र राज्य का मुख्यमंत्री हूँ और यहाँ की राजभाषा मराठी। सबसे पहले महाराष्ट्र में मराठी जो है वो सख्त करो कि मराठी कंपलसरी करो, वो अब तक नहीं है। सिर्फ एक आदेश निकाल के सरकार का मराठी कंपलसरी नहीं हो सकती। मराठी यहाँ नंबर 1 भाषा है, राजभाषा है, हमारी मातृभाषा है। सबसे पहले मराठी को वो दर्जा मिलना चाहिए। वो अभिजात भाषा का दर्जा देने से ज़्यादा कुछ होता नहीं। नौकरी, उद्योग, व्यवसाय, आर्ट, उसमें मराठी का सम्मान रहना चाहिए। उस बारे में कुछ करो, बाद में दूसरी भाषा। और बात रही हिंदी की, भैया हिंदी हमको सिखाने की जरूरत नहीं है, खास करके महाराष्ट्र में। इस मुंबई शहर में देश का सबसे बड़ा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है और यहाँ से हिंदी गाने, हिंदी फिल्में, हिंदी स्क्रिप्ट बनी जाती है। हम सब हिंदी गाने गुनगुनाते हैं, हम हिंदी फिल्में देखते हैं। हमें आप क्या हिंदी सिखाओगे भाई? एजुकेशन में, शिक्षा में ये आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। आपको ये पढ़ना या नहीं पढ़ना है। जरूर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा है और हिंदी का सम्मान रहना चाहिए। सभी भाषाओं का सम्मान रहना चाहिए, चाहे राष्ट्रभाषा हो चाहे रीजनल भाषा हो, सबका सम्मान इस देश में रहना चाहिए।
हिंदी की जरूरत जहाँ है वहाँ आप वो फोर्स कर सकते हो। तमिलनाडु में करो, केरल में करो, आंध्र में करो, वहाँ करिए ना, आपको किसने रोका है। हैदराबाद में करिए, हाँ, तेलंगाना में करिए, नॉर्थ ईस्ट में करिए, हाँ, जम्मू कश्मीर में करिए। जहाँ नहीं है हिंदी वहाँ करिए। यहाँ हिंदी तो पहले से चल रही है, तो अभी पढ़ने लिखने में या एजुकेशन सिलेबस में वो तो स्टूडेंट के ऊपर छोड़ दीजिए ना, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। जो द्विभाषा सूत्र है उसमें सबसे पहले हमारी मातृभाषा रहेगी मराठी। आप मराठी के ऊपर बात नहीं करेंगे। यहाँ मराठी का दर्द इतना अपमान हो रहा है। अब बीजेपी का नेता क्या घाटकों पर में जाता है और कहता है यहाँ की भाषा गुजराती है। क्या किया देवेंद्र फडणवीस ने? ऐसे हर जगह पे जाएंगे, यहाँ की भाषा सो एंड सो है, धारावी की भाषा अलग है। आप एक सुर में कहिए महाराष्ट्र की भाषा, मुंबई की भाषा मराठी है, बाद में हिंदी की बात करो, बाद में अंग्रेजी की बात करो, बाद में उर्दू की बात करो। यहाँ तो स्कूलों में गुजराती पढ़ाई जाती है, तेलुगु पढ़ाई जाती है, कन्नड़ पढ़ाई जाती है, और देश के बहुत से प्रांतों में मराठी पढ़ाई जाती है। आप पहले अभ्यास करिए, संशोधन करिए, रिसर्च करिए और बाद में ये सब प्रस्ताव लेकर आइए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।